फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। आप सब कैसे हैं? आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। तो 2 दिन से वीडियो नहीं आई, उसके लिए सॉरी। ठीक है। अब दूसरी बात, हम शुरू कर रहे थे एसटेट टीजीटी साइंस में रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है वो, तो उसकी एक वीडियो मैंने आपको करवा दी थी। ठीक है। बाकी का बचा हुआ जो पोर्शन है, जितना मेरे से कवर होता है आज की वीडियो में मैं आपको कराऊंगी। ठीक है। और फिर नेक्स्ट वीडियो में जितने भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं उनके फंक्शंस लर्न करेंगे। और साथ में कुछ मतलब ऐसे एनिमल्स है या फिर कोई मतलब जैसे किंगडम है, और उनका हम जो मतलब रेस्पिरेशन है वही कौन सा ऑर्गन है वो हम याद करेंगे। ठीक है। तो बेसिकली ये फिर चैप्टर कल आपका मैं फिनिश करा दूंगी। ठीक है। तो जितनी भी पीडीएफ है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वीडियो में डिस्क्रिप्शन में गिवन है। ठीक है। और दूसरा, मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करती हूँ ना, तो थोड़ा सा प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिए, है ना, चैनल को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट मेरे से जुड़ पाए। क्योंकि पढ़ाने में जो वाइब्स आती है ना वो तभी आती है जब ज़्यादा कैंडिडेट वीडियो को देखे, है ना, क्योंकि तभी मज़ा आता है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उसमें जो पहली वीडियो थी उसमें मैंने आपको रेस्पिरेशन के बारे में बता दिया था। अब हम पढ़ते हैं प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। देखो, जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, हाँ, वो बेसिकली इसके 3 स्टेप होते हैं। एक होता है एक्सटर्नल या पल्मोनरी रेस्पिरेशन, दूसरा होता है गैसेस का ट्रांसपोर्ट, और तीसरा होता है इंटरनल रेस्पिरेशन, जिसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है इसमें फिर 2 फेज आती है, एक ब्रीथिंग होता है और एक होता है गैसेस का एक्सचेंज। और ब्रीथिंग भी फिर फर्दर जाके डिवाइड होती है, उसमें 2 पार्ट होते हैं, एक होता है इंस्पायरेशन और एक होता है एक्सपायरेशन। ठीक है। फिर हम बात करते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन की। तो जो इंटरनल रेस्पिरेशन है जिसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोलते हैं, फिर आगे जाके ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो ये होता है एक एनारोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है। अब हम एक एक चीज़ को बिल्कुल डिटेल में पढ़ते हैं। तो देखो, यहाँ पे सबसे पहला जो स्टेप था वो क्या था रेस्पिरेशन प्रोसेस का? एक्सटर्नल या फिर पल्मोनरी रेस्पिरेशन। ठीक है। पल्मोनरी जो वर्ड आता है ना, ये लंग्स के लिए आता है, अभी आगे मैंने लिखा भी हुआ है। इसमें क्या होता है कि O2 का है ना इनटेक करते हैं हम एटमॉस्फेयर से। एटमॉस्फेयर में जो O2 होती है उसका हम इनटेक करते हैं, और CO2 का हम जो एक्सेल करते हैं वो किसके अंदर आता है? एक्सटर्नल या पल्मोनरी रेस्पिरेशन में। ठीक है। अब ये जो रेस्पिरेशन होता है ये हमारा कहाँ पे होता है? लंग्स में होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? पल्मोनरी रेस्पिरेशन। ठीक है। तो लंग्स जो होता है, इससे जो वर्ड रिलेट होता है वो पल्मोनरी वर्ड रिलेट होता है। ठीक है। तो लंग्स में होता है, इसलिए हम इस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं? पल्मोनरी रेस्पिरेशन। ठीक है। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था कि ये जो पल्मोनरी रेस्पिरेशन होता है इसमें फिर स्टेप होते हैं। तो पहला जो स्टेप होता है इसका ब्रीथिंग। जो ब्रीथिंग होते हैं ये रेस्पिरेशन का क्या होता है? ये फर्स्ट स्टेज होती है। ठीक है। इसमें क्या होता है? एयर जाती है बॉडी के अंदर, और बॉडी से फिर क्या होती है? वापस क्या करते हैं? फिर हम उसको वापस से बाहर निकालते हैं। ठीक है। तो ये 2 टाइप से होता है, एक होता है हमारा इंस्पायरेशन और दूसरा क्या होता है? एक्सपायरेशन। अब इंस्पायरेशन में क्या होता है, एक्सपायरेशन में क्या होता है? देखो, इंस्पायरेशन में क्या होता है? इंस्पायरेशन प्रोसेस में क्या होता है, इसमें जो एयर्स होती है वो क्या होती है? लंग्स के पास। जैसे हमने एयर ली, ठीक है, उसको इनहेल किया, तो वो कहाँ जाएगी? वो लंग्स के पास रीच करेगी, और लंग्स से फिर वो क्या जाएगी? बॉडी के अंदर जाएगी। ठीक है। तो जब इसमें एयर बॉडी के अंदर जाती है तो इसमें क्या होता है कि जो हमारी चेस्ट की कैविटी होती है उसकी वॉल्यूम क्या करती है? इंक्रीज करती है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। कि जब इंस्पायरेशन होता है तो उसमें वॉल्यूम है वो बढ़ती है या घटती है। तो इंस्पायरेशन के दौरान क्या होती है? जो चेस्ट कैविटी है उसकी वॉल्यूम क्या होती है? इंक्रीज होती है। और चेस्ट कैविटी की वॉल्यूम इंक्रीज होने के कारण जो लंग्स में एयर का प्रेशर होता है वो क्या होता है? लो हो जाता है। ठीक है। तो लंग्स का जब एयर प्रेशर लो होगा तो क्या होगा? लंग्स के अंदर जो एयर है वो भरना शुरू हो जाएगी। ठीक है। तो ये क्या होता है? इंस्पायरेशन। उसके बाद फिर आता है एक्सपायरेशन। की एक्सपायरेशन प्रोसेस में क्या होता है? इसमें क्या होता है? एयर होती है वो रिलीज होती है, वो बॉडी से वापस बाहर आती है। ठीक है। और उस एयर के अंदर कौन प्रेजेंट होगा? CO2। ठीक है। और ये एटमॉस्फेयर के अंदर क्या आएगा? रिलीज होगा। ठीक है। अब एक्सपायरेशन प्रोसेस के दौरान क्या होता है? जो चेस्ट कैविटी की जो वॉल्यूम होती है वो डिक्रीज करती है। ये जो साइन है ना ये डिक्रीज को बता रहा है।
जिस ठीक है, जब वॉल्यूम बढ़ेगी, अब हमें पता है भाई प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम है ये डिक्रीज कर रही है तो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो अब इसमें क्या होगा, एयर प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। और एयर प्रेशर अगर इंक्रीज करेगा अंदर की साइड तो क्या होगा, फिर जो लंग्स है उसमें क्या होगा, जो एयर होगी, ठीक है, वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू क्या होगी, एटमॉस्फेयर में निकल जाएगी। ठीक है, तो ये होता है इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन प्रोसेस। ठीक है, नॉर्मली कोई भी एक हेल्दी पर्सन होता है वो एक्सेल और जो इनहेल करता है एयर का, वो 1 मिनट में कितना करता है, 1 मिनट में जो एयर का एक्सेल या इनहेल करता है वो 7 से 8 लीटर करता है। तो 1 मिनट का यहाँ पे दे रखा है, लेकिन जब हम एक दिन की बात करेंगे तो एक दिन में जो एक्सेल या इनहेल करता है एयर का वो 11,000 लीटर करता है। तो ये डेटा आपको याद रखना है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, जो 20% यानी जो O2 है उसका सिर्फ 20% वो क्या करता है, एयर को अंदर लेता है, टेक इन करता है। और 15% जो O2 है, ठीक है, O2 का जो 15% है वो क्या करता है, एक्सेल करता है। यानी 20% वो इनहेल कर रहा है, ठीक है, O2 का, और 15% वो एक्सेल कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, एक्सेल में, एक्सेल के अंदर मतलब जब हम CO2 को बाहर निकाल रहे हैं तो उस दौरान O2 का इनटेक कितना हुआ, सिर्फ 5%। ठीक है, तो यानी इनहेल के थ्रू 20% O2 आती है और एक्सेल के थ्रू इनटेक अगर पूछे तो 5%, लेकिन अगर एक्सेल पूछे तो कितना होगा, 15%। ठीक है, उसके बाद फिर आता है नेक्स्ट स्टेप, मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट स्टेप होता है गैसेस का एक्सचेंज। ठीक है, ब्रीथिंग हो गई, अब क्या होगा, ब्रीथिंग के थ्रू एयर अंदर आ गई, अब क्या होगा, उन एयर्स का मतलब जो गैसेस है उनका क्या होगा, एक्सचेंज होगा। मेनली किन किन गैसों का एक्सचेंज होता है, O2 का और CO2 का। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है। कैसे होता है, देखो, जो एक्सचेंज करता है वो कौन करने में हेल्प करता है, लंग्स। और अगर लंग्स में भी पूछे कि लंग्स में एयर का एक्सचेंज, जो गैसी है उसका एक्सचेंज करने में कौन हेल्प करता है, तो वो करता है एलोवेली। एलोवेरी क्या होती है, ये गैसियस एक्सचेंज की क्या होती है, साइट होती है। ठीक है, किस प्रोसेस के थ्रू होता है इसमें, वो होता है डिफ्यूजन प्रोसेस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें पता कि O2 और CO2 का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। तो यहाँ पे O2 अगर आपसे पूछी जाए कि सोल्यूबल फॉर्म में कितनी जाती है, तो सिर्फ 3% जो O2 होती है ये घुली हुई अवस्था में हमारे शरीर में जाती है। बाकी जो 97% बच गई वो किस फॉर्म में जाती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म में जाती है। ठीक है, यानी HbO2 जिसको हम बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। लेकिन अगर आपसे CO2 का पूछे कि CO2 एक्सहेल होती है, बताइए CO2 क्या होती है, यही तो एटमॉस्फेयर में निकलती है ना, और O2 का हम इनहेल करते हैं। तो अगर CO2 का पूछे, CO2 जो होती है वो 7% तो सोल्यूबल फॉर्म में रहती है, 70% ये बाइकार्बोनेट फॉर्म में रहती है, और 23% जो बचा वो किस फॉर्म में रहती है, कार्बामीनो हीमोग्लोबिन फॉर्म में ये रहती है। तो ये डेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको लर्न करना है। ठीक है, O2 कितनी रहती है, 3% सोल्यूबल फॉर्म में, 97% ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म में। जबकि हम CO2 की बात करते हैं तो 7% सोल्यूबल फॉर्म में रहती है, 70% बाइकार्बोनेट की फॉर्म में, और 23% ये किस में रहती है, कार्बामीनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था रेस्पिरेशन प्रोसेस का, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। मतलब अब वो एक्सचेंज हो गया, अब वो जो गैस है जो नेसेसरी है वो क्या करेगी, वो ट्रांसपोर्ट करेगी हमारे शरीर में। मतलब O2 क्या हो गई, हमारे शरीर में आ गई, और CO2 निकल गई। तो अब वो जो O2 आई उसका ट्रांसपोर्ट कहाँ, मतलब कैसे होगा, देखो, 98.5% जो O2 होती है ना, ठीक है, इसको हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट करता है जो RBC के अंदर होता है। और बची जो 1.5% O2 है उसको ट्रांसपोर्ट कौन करता है, वो ब्लड प्लाज्मा करता है। तो ये सारे जो डेटा है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी 98.5% जो O2 का ट्रांसपोर्ट है वो हीमोग्लोबिन करता है जो कि RBC में होता है। ठीक है, और 1.5% जो बच गई O2 वो कौन करता है, ब्लड प्लाज्मा। अब देखो, हीमोग्लोबिन की बात हुई है तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन क्या होता है, हीमोग्लोबिन जो होता है ये एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है। ठीक है, इसमें कौन सा मेटल होता है, इसमें आयरन मेटल होता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। हीमोग्लोबिन में आयरन मेटल होता है। ठीक है, और इसमें एक आयरन कंटेनिंग प्रोटीन होती है जिसको हम ग्लोबिन प्रोटीन बोलते हैं, या फिर आयरन की प्रेजेंस के कारण हम इसको हिमेटिन भी बोलते हैं। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने आपको बताया क्या कि भाई जो हीमोग्लोबिन होता है ये क्या होता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है। ठीक है, तो अब बात आती है कि अब मैंने क्या बोला कि 98.5% जो हीमोग्लोबिन होती है
वो क्या होती है, हीमोग्लोबिन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है और हीमोग्लोबिन आरबीसी में होता है। तो फिर ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है ये कहाँ जाता है, टिश्यू में, यानी अब वो O2 आ गई, ब्लड में आ गई। ब्लड में कौन होता है, हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो वो O2 क्या करेगी, उस हीमोग्लोबिन से बाइंड हो जाएगी और क्या बनाएगी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है ये कहाँ तक जाता है, ये टिश्यू तक जाता है, ठीक है। तो हेल्दी ह्यूमन की अगर हम बात करें तो हेल्दी ह्यूमन के अंदर जो हीमोग्लोबिन है उसकी क्वांटिटी कितनी होती है, 15 ग्राम पर 100 ml, यानी 100 ml पर 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन का कलर कैसा होता है, पर्पल कलर होता है, ठीक है। और प्योर ब्लड की अगर हम बात करें तो प्योर ब्लड को क्या बोला जाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप क्या था, इंटरनल या फिर जिसको हमने बोला था सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। तो इंटरनल या सेलुलर जो रेस्पिरेशन होता है, मैंने बताया था इसके 2 स्टेप होते हैं, 2 रेस्पिरेशन आते हैं इसमें। एक होता है एनारोबिक और दूसरा क्या था, एरोबिक, ठीक है। ये बेसिकली कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में। इसमें क्या होता है, जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है वो टूटता है और फूड जो आइटम्स होता है उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन। अब जो इसमें मेन चीज आती है वो क्या आती है, देखो मैंने आपको बताया कि जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है वो 2 टाइप का होता है, एक होता है एनारोबिक और दूसरा कौन सा होता है, एरोबिक। तो सबसे पहले अब आता है कि एनएरोबिक जो रेस्पिरेशन है वो क्या होता है। देखो एनएरोबिक, एरो का मतलब होता है एयर, एरो जो वर्ड होता है वो एयर से रिलेट करता है और जब एन लग जाता है तो इसका मतलब उस चीज की एब्सेंस है। अब एयर में कौन होती है, ऑक्सीजन। यानी जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है ये क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन क्या होता है, एब्सेंट होता है। यानी इसमें जो फूड होता है भाई, जो हमने खाना खाया, ठीक है, उसका क्या हुआ, डाइजेशन हुआ, ठीक है। फिर वो ग्लूकोज फॉर्म में आया। अब उस ग्लूकोज का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, क्योंकि हमें एनर्जी भी तो चाहिए ना अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए। तो क्या होता है, अब जो फूड आया उसका ऑक्सीडेशन होता है, वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है, किसमें, एनारोबिक में। और इस रेस्पिरेशन के दौरान ओनली 2 ATP जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एनर्जी के वो ही निकलते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन के दौरान एटीपी के कितने मॉलिक्यूल मिलते हैं। तो हमें दो एटीपी मॉलिक्यूल मिलते हैं और वो भी मॉलिक्यूल अगर ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल है उससे, ठीक है। अब जो फाइनल प्रोडक्ट हमें मिलता है एनारोबिक रेस्पिरेशन में, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे थोड़ा कुछ अलग दिया है, मैंने आपको ये आगे समझाया है ना। जिस बच्चे को यहाँ से समझ में आए वो यहाँ से पढ़ लेना, अदरवाइज आगे एक मैंने ऐड ऑन किया है वो उससे भी पढ़ सकते हैं। देखो अगर हम एनिमल की अगर हम बात करते हैं तो एनिमल में क्या होता है, जब ग्लूकोज का कंबशेशन नहीं, अगर यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है, हमने कहा कि एयर की एब्सेंस में होता है, यानी ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। तो यहाँ पे क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है, कब, जब एनिमल की बात आती है, ठीक है। लेकिन अगर यीस्ट में पूछा जाए या फिर बैक्टीरिया में पूछा जाए तब क्या होता है, जो ग्लूकोज टूटता है वो देता है हमें इथाइल एल्कोहल या फिर इथेनॉल। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। तो उसके बाद फिर आता है कि अगर आपसे पूछा जाए प्लांट में कि प्लांट में जो ग्लूकोज होता है उसका ऑक्सीडेशन होता है तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है। तो जब प्लांट के अंदर ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है तो वहाँ पे मिलता है एल्कोहल, ठीक है। क्या मिलता है, एल्कोहल, ठीक है। अब ये चीज़ मैंने आपको आगे भी समझाई है, आप इसको आगे भी देख सकते हैं, ये समझाया हुआ है, ठीक है। देखो इसमें लिखा है मसल्स। मसल्स में क्या होता है भाई, आपने देखा होगा कि जब हम बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करते हैं तो हम हाफने लग जाते हैं। क्यों लग जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे इनसफिशिएंट ऑक्सीजन की सप्लाई होती है, तो उस वजह से क्या होता है, हम हाफने लग जाते हैं, क्योंकि उस टाइम हमें ऑक्सीजन चाहिए होती है, ठीक है। तो जब ये होता है कि जब हमारी मसल्स में क्या होती है, ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, तो उस वजह से क्या होता है, जो हमारा पायरुवेट होता है, ठीक है, ग्लूकोज से क्या बनता है, पायरुवेट। वो पायरुवेट होता है वो लैक्टिक एसिड में बनता है। अब ये क्वेश्चन पूछा गया था कि लैक्टिक एसिड में कितने कार्बन होते हैं, तो लैक्टिक एसिड में 3 कार्बन होते हैं, ये आपको याद रखना है, 3 कार्बन मोलिक्यूल होते हैं, ठीक है। तो ये जो लैक्टिक एसिड होता है ये कैसे बनता है, जब हमारी मसल्स में कोई सडन एक्टिविटी, जैसे हम कोई भी सडन एक्टिविटी करते हैं, ठीक है, तो उस वजह से हमारी मसल्स में लैक्टिक एसिड बनता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे शरीर में जकड़न आ जाती है, क्रैम्प्स हो जाते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है, तो वो जो ग्लूकोज होता है उसका पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है, जिस वजह से क्या होता है, लैक्टिक एसिड बनता है, ठीक है। और ये जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है ये कहाँ पे होता है, ये साइटोप्लाज्म में होता है। इसमें जो ग्लूकोज होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद ये मैंने लिखा है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन।
तो यीस्ट में अगर ऑक्सीजन के एब्सेंस में अगर होता है तो अल्कोहल मिलता है, ये मैंने आपको बता दिया। इसमें CO2 गैस मिलती है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए मसल्स में कोई CO2 गैस नहीं होती, इसमें सिर्फ लैक्टिक एसिड बनता है और एनर्जी। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है, ठीक है। और उसके बाद फिर आता है हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। तो एनारोबिक तो किस में हुआ था, साइटोप्लाज्म में। अब इसका दूसरा टाइप मैंने आपको क्या बताया था, एरोबिक रेस्पिरेशन। तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, अब ये कहाँ पे होता है, पहले सबसे पहले तो भाई ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। तो अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा तो दैट मीन्स क्या होगा, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा, किसका होगा, ग्लूकोज का, ठीक है। तो एक तो एरोबिक रेस्पिरेशन में आपको ये बात याद रखनी है कि इसमें ग्लूकोज का क्या होता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। तो जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा ग्लूकोज का तो यहाँ से CO2 मिलेगी, वाटर मिलेगा और हमें एनर्जी मिलेगी ATP की फॉर्म में, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस यानी जो एरोबिक होता है ये कहाँ पे मिलता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। एनारोबिक पूछा जाए तो साइटोप्लाज्म में होता है, उसमें ग्लूकोज पायरुवेट में टूटता है, ठीक है। लेकिन अगर एरोबिक में पूछा जाए तो उसमें ग्लूकोज से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है और कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। अब एरोबिक रेस्पिरेशन में कितने ATP के मोलिक्यूल मिलते हैं, 38 ATP मोलिक्यूल हमें यहाँ पर मिलते हैं। अब जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है ना, ये खुद से अगर देखा जाए तो ये दो पार्ट्स में होता है। एक होता है ग्लाइकोलाइसिस, पहला पार्ट इसका होता है, दूसरा होता है इसका क्रेब्स साइकिल। ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, देखो ग्लाइकोलाइसिस एक तो हम इसको बोलते हैं EMP पाथवे, हम इसको बोलते हैं। कहाँ पर होता है ये, भाई ये होता है हमारा साइटोप्लाज्म में, ठीक है। जो ग्लाइकोलाइसिस होता है ये दोनों टाइप के रेस्पिरेशन में होता है, मतलब ये एरोबिक में भी होता है, ये एनारोबिक में होता है। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ना कि सबसे पहले क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है ना, ये क्या होता है हमारा साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। तो ग्लूकोज पहले किस में टूटता है, पायरुवेट में। तो ये वाला जो प्रोसेस है ना, ये हमारा एरोबिक में भी होता है, ये एनारोबिक में होता है। बस एरोबिक में एक और ऐड ऑन हो जाता है, क्या कि जो पायरुवेट होता है ना, ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में CO2 रिलीज करता है। बट अगर हम एनारोबिक की बात करें तो फिर ये एनिमल्स में अलग हो जाएगा, प्लांट में अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो इसमें क्या होता है, देखो ये दोनों टाइप के रेस्पिरेशन में होता है और ये साइटोप्लाज्म में होता है। इसमें मैंने आपको बताया कि इसमें 2 एटम पायरुविक एसिड के मिलते हैं और ATP के भी हमें कितने मिलते हैं, 2 मॉलिक्यूल मिलते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल मिलते हैं, 4 मॉलिक्यूल बनते हैं, जो क्या करता है NAD को NADH2 में कन्वर्ट करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा, वो कौन सा आता है, क्रेब्स साइकिल, ठीक है। क्रेब्स साइकिल है, इसको डिस्क्राइब किसने किया था, हैंस क्राइब ने इसको डिस्कवर किया था। इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं या फिर इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। ये प्रोसेस हमारा कहाँ कंप्लीट होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं जो क्या कराते हैं, उस ऑक्सीडेशन को कराते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, एरोबिक में, मतलब ये जो क्रैब साइकिल है, इसमें जो हमारा पायरुवेट होता है, ठीक है, उसका ब्रेक डाउन होता है CO2 वाटर में और एनर्जी रिलीज होती है। ये पूरा प्रोसेस हमारा किस में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। और टोटल ATP अगर आपसे पूछा जाए तो टोटल ATP कितने मिलते हैं रेस्पिरेशन प्रोसेस के दौरान, तो 38 ATP मोलिक्यूल है वो हमें यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा रेस्पिरेशन टॉपिक था, ठीक है। अब इसका कौन सा पार्ट बचता है, एक तो जो हमारे ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं उनके फंक्शन और कुछ मतलब किंगडम्स है, उसके उसमें कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, बस ये पार्ट बचता है। उसके बाद ये खत्म, तो कल ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर हमें इसके MCQ है वो डिस्कस करेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ये PDF अब मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को अच्छी लगी है। थैंक यू वेरी मच।